हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस विजन यूट्यूब चैनल। और मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज डे 2 है जहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। Okay, students. So I am Neeraj Sinha and I am a physics teacher. I have completed master degree in science with B.Ed in relevant subject and I have plus 10-year experience in teaching field. भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका है ओम्स लॉ पर बेस्ड ऑन। कहता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई। ऑप्शन आपको चूज करना है, वेरी हाई, वेरी लो और वेरिंग या कांस्टेंट। तो आपको पढ़े ही होंगे स्टूडेंट्स कि ओम्स लॉ में क्या होते हैं कि ओम्स लॉ भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? भी प्रोपोर्शनल टू आई होते हैं। एंड ओम्स लॉ अप्लीकेबल कब होता है कि जब टेम्परेचर एंड आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर एंड प्रेशर जब कांस्टेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो है ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो भाई जितने भी कंडक्टर्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और वो ओमिक रेसिस्टेंस या ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। लाइक कॉपर हो गया, एग्जाम्पल में भी है आपका, या फिर आपका जाकर के एल्यूमिनियम हो गए, या फिर कुछ एलॉयज हो गए जिससे फिलामेंट वगैरह बनता है जैसे कि टंगस्टन वगैरह हो गए। ठीक है, कार्बन रेसिस्टर हो गया, ग्रेफाइट यानी कि। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स डी जो है डायोड है, यानी कि इसको हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड। एंड सेमी कंडक्टर डायोड ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी बी प्रोपोर्शनल टू आई वहां नहीं होता और वोल्टेज बढ़ने पर करंट में भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो डायोड जो है और टेम्परेचर का भी वहां पर रोल होता है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी का। तो डायोड ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये नॉन ओमिक रेसिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ये सब हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको आएंगे एग्जाम में। तो कहता है द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर रड as compared to that of thin wire of copper. The specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper क्या होगा? ठीक है, इसका रेसिस्टेंस लेस होगा, मोर होगा, सेम होगा, या डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ प्रोसेस। ये आपको आंसर में ऑप्शन में दिया गया। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होते हैं यानी कि रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो होते तो फॉर्मूले उसके आर ए बाय में एल, लेकिन ये लेंथ, एरिया और रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करते हैं? मटेरियल पर। आप लोग पढ़े होंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में जब हम लोग प्रूव कर रहे होते हैं भी प्रोपोर्शनल टू आई, तो वहां पर R इज इक्वल टू, ठीक है, आपका जा करके कुछ समथिंग आप डिराइव करना चाहोगे तो आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए सॉरी एल बाय में एम टाउ के टर्म में आता है कुछ, ठीक है, इनटू ए। तो ये आपका रेसिस्टिविटी बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेसिस्टिविटी जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करते हैं, मतलब क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं मटेरियल के, तो वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करते। तो आपका जो लेंथ है कंडक्टर का, लेंथ ज्यादा हो या एरिया कम हो या ज्यादा हो, डज नॉट मैटर स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रेसिस्टिविटी क्योंकि कॉपर रेड का ही पूछ रहा है और कॉपर का ही थीन वायर है। ठीक है, पतले वायर है कॉपर के या तो फिर मोटे वायर है, उससे क्या मतलब है? कॉपर ही तो है, कॉपर का रेसिस्टिविटी फिक्स होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेम हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी सेम। नेक्स्ट कहता है कि ए वायर P है and is half the diameter and half the length of the wire Q of similar material.
द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। आपको इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, या आप क्योंकि अपलोडेड वीडियो है तो आप कॉपी में भी इसका आंसर लिख सकते हो, या मैं इसका कोशिश करूंगा कि जो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूं। ठीक है, जस्ट आप अगर वीडियो के नीचे अगर लिंक में क्लिक करते हो तो दैट मीन्स जो भी डिस्क्रिप्शन आएंगे उस डिस्क्रिप्शन में शायद पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो अभी कॉपी भी कर सकते हो, अपलोडेड वीडियो है, कोई टेंशन नहीं है। लाइव क्लासेस है नहीं जिसमें आपको परेशानी लेनी पड़े। हाँ, तो कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ए वायर पी, एक वायर है पी। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। एक वायर है पी और दूसरा वायर है क्यू, जो कि सिमिलर मटेरियल का है। देखने जैसे बोल दिया सिमिलर मटेरियल, यानी कि आप समझ जाइए कि दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी, क्वालिटी सेम होगी, राइट। अब कहता है क्या कि P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर Q, यानी P का जो डायमीटर है और लेंथ है वो Q के डायमीटर और लेंथ से हाफ है। तो मैं एक काम करता हूं कि Q के लेंथ को ले लेता हूं L, तो ऐसे में P का लेंथ L1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2/2, यानी Q के लेंथ के हाफ, दैट मीन्स L/2, और इसका डायमीटर D2, Q को D2 ले लेते हैं, है हमारा दिया हुआ, लेट कर लेते हैं D, और तब अगर इसका लेट करते हो D तो इसका डायमीटर D1 हो जाएगा D/2, डायमीटर हाफ हो जाएंगे। और इसका एरिया तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एरिया आपको पता ही होगा, पाई D2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं पाई D स्क्वायर और D/2 मैंने क्यों किया, चूंकि एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, पता है आपको, इसका पाई आर का स्क्वायर होता है, राइट। तो पाई आर का स्क्वायर होता है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ ना, इसलिए D/2 कर दिए, तो पाई D²/4 हो जाएगा। तो इसका डायमीटर, सॉरी, इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया है आपको क्या हो जाएगा, इसका एरिया A1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई और डायमीटर D1/2 का होल स्क्वायर, राइट। एंड D1 कितना है, D1 में ध्यान से देखोगे ये तो 4 है, और D1 हमारा D/2 का होल स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो ना बात को। तो A1 क्या हो जाएगा, पाई D², और ये 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझोगे, बात को क्या समझोगे, Q का रेसिस्टेंस है R2, हम लोग ले लेते हैं उसको। ठीक है, रॉ L बाई में क्या, रॉ L बाई में, सॉरी, रॉ L2/, में होगा। ठीक है, रॉ, और इसको हम लोग लिखेंगे L2। तो मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ, दैट मीन्स इसका अलग निकाल लोगे, लेंथ एरिया डिटेल नॉलेज में देख लो, और इसका भी लेंथ एरिया अलग से निकाल लोगे। सारा फाइंड करने के बाद Q का रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू जाएगा रॉ L2/, में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A2, राइट। यानी इसको हम लोग बोलेंगे रॉ L2/, में पाई D²/में 4। आप जान रहे हो L2 L है, आप L भी लिख दो चलेगा, और एरिया इसका ये होता है। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ बना देते हैं इस ना। तो अब जो है ये हो गया, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रॉ L1/, में A1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग रॉ L1 को कितना लिख देंगे, तो यहाँ से देख लीजिए आपका है L/2, और इसका जो एरिया एरिया आया है A1, वो आप लिख लीजिए यहाँ पर पाई D²/में 16, यानी कि क्या कह लोगे, इसका रेशियो निकालना है ना, तो रॉ L बाय में क्या हो जाएगा, 2 पाई T² में 16, यानी कि काटोगे तो 8 टाइम्स में कटेगा। समझ में आ रही बात। अब देख रहे हो R2 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, तो रॉ L और पाई T²/में 4। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। एक नया स्लाइड में ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आप लोगों को। न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रॉ L पाई D²/8 है, तो इसको 4 × 2 तो लिख ही सकते हैं ना, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रॉ L पाई D² में क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स R2, और 8 को क्या लिखेंगे 2 × 4, तो पाई D²/4 है ना, है ना, पाई D² में क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। तो ऐसे में R2/में क्या आ जाएगा 2,
यानी कि R1 बाय में R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय में 2, यानी 1:2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेम द मटेरियल विच गिव। अच्छा, एक और ट्रिक है इसका यहाँ पर, हालांकि प्रॉब्लम्स होंगी ट्रिक में, छोड़ दीजिए, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर लेंथ का देता है तो आपको ट्रिक काम आते हैं कि भाई अगर एक का लेंथ हाफ हो गया तो एन स्क्वायर टाइम्स रेसिस्टेंस चेंज हो जाते हैं, राइट। तो वो यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पर लेंथ हाफ है और डायमीटर भी हाफ है, तो यहाँ ट्रिक नहीं इस्तेमाल करिए, इसको सॉल्व कर लें, अच्छा होगा आपके लिए। ओके, अब बोलता है नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा मटेरियल के बारे में बताइए जिसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। सबसे पहले जानो ऐसा कब होता है। अगर एक कंडक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। यानी अगर हम किसी पदार्थ का, मटेरियल का तापमान अगर बढ़ाते हैं तो ताप पदार्थ के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का टक्कर बढ़ जाता है, और जब टक्कर बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो ऐसे में प्रतिरोध भी, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो ये शो करता है। तो ऐसा शो होता है आपका सेमीकंडक्टर में, याद रखिएगा, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर उसका रेसिस्टेंस घटता है और उसकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है, तो तापमान बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स टूटते हैं बिटवीन द सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बीच में, और तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से समझ सकते हो क्या, कि तापमान बढ़ने पर रेसिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर का। तो आप इसमें ढूंढो कि कौन है सेमीकंडक्टर। तो आपका गोल्ड ए नहीं होगा, गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर। सिल्वर, सिल्वर जो है वो सेमीकंडक्टर है, आपका ये हो जाएगा, यानी कि मेटालॉइड्स। और सॉरी, सिल्वर तो गुड कंडक्टर ही है यार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिलिकन, यस, ये सिलिकन, ये सिल्वर नहीं है, ये सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है, तो नहीं होगा, सिलिकन होगा आपका, जो कि मिलता जुलता था इसलिए है। तो सिलिकन जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसका रेसिस्टेंस घटेगा और इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। रेसिस्टेंस का घटना मतलब कंडक्टिविटी का बढ़ना, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ किसके द्वारा फॉलो किया जाता है भाई, सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करता, इंसुलेटर फॉलो नहीं करता, ए एंड बी तो फॉलो नहीं करता, तो कंडक्टर फॉलो करता, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कहता है कि drift velocity vd varies with the intensity of electric field as per the relation। drift velocity किस तरह से वैरी करता है, तो भाई drift velocity का फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो drift velocity का फॉर्मूला एक तो आई के टर्म में आप लोग पढ़े होंगे, एन ई ए बी डी होता है, ये वाला काम आने वाला है, यहाँ है नहीं, हालांकि निकला यहीं से है। बट एक फॉर्मूला बीडी का जो बपोती फॉर्मूला है, बाप दादा से मिला है, मतलब समझ रहा है ना, परमानेंट डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आए हैं वो होते हैं ई बाय में एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज which is moves with velocity known as drift velocity। So students, we can see drift velocity is directly proportional to electric field intensity, यानी कि इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, ए नहीं है, गलत है, बी भी गलत है, सी कांस्टेंट गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पर, अरे भाई ये दो क्वेश्चंस तो खतरनाक हैं, ठीक है। किरचॉफ्स के दो रूल हैं, पहला केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, या फिर इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहते हैं, या फिर हम लोग इसको जंक्शन लॉ भी सिंपली कहते हैं। तो ये बेस्ड ऑन होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज पर, ठीक है, लॉ ऑफ, याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इससे एक क्वेश्चन आना एकदम डेफिनेटली है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन आपका मास नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चार्ज दिया हुआ है। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे ये भी ज्ञान दे देता हूँ आपको कि किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, या इसको हम लोग लूप लॉ भी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग मेस लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मेस लॉ, किरचॉफ्स मेस लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स मेस लॉ। तो ये जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ऑन होता है। इसके भी क्वेश्चंस आगे आपको मिल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ऑन होता है, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, एंड जो आपका मेस लॉ है, ये आपका वोल्टेज की जहां बात आ गई तो समझ जाइए वहां एनर्जी की बात आ रही है, और किरचॉफ्स लूप लॉ और वोल्टेज लॉ जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ऑन होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो चार्ज पर था, जंक्शन रूल का बात कर रहा था, फर्स्ट लॉ का बात कर रहा था, तो फर्स्ट लॉ आपका चार्ज पर बेस्ड ऑन है, राइट। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन आ ही गया, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर रहा था आपसे कि भाई किरचॉफ्स का लूप रूल सेकंड लॉ, यानी कि लूप लॉ को सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है, लूप लॉ को सेकंड लॉ भी कहा जाता है। सेकंड लॉ किस पर बेस्ड ऑन है, किस संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड ऑन है, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ये हिंदी वाले भी समझे बात को, ठीक है, तो एनर्जी पर बेस्ड ऑन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलता है द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अरे भाई अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वो लेंथ पर भले आर ए बाय एल होता है फॉर्मूला, बट रेसिस्टिविटी इन डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करते, रेसिस्टिविटी मटेरियल के क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। या हाँ, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस समझ बैठेंगे यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और वो पढ़े कि आर एल के प्रोपोर्शनल है, आर ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सारे पढ़े होंगे। यस, आर टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है ओम्स लॉ में। तो ये यहाँ से गलत हो सकता है आपका, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, ये रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये अच्छे क्वेश्चन है, कहता है एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और एन सेल है और प्रत्येक का ईएमएफ, एक सेल का तो भाई फिक्स है ईएमएफ ई है, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, राइट स्टूडेंट्स। कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, बहुत ही इजी सवाल है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, आप ऐसे ले लो, ये ई है और ये आर है, फिर इसी तरह से इंटरनल रेसिस्टेंस ले लो, ये ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और न जाने इस तरह से डॉट 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 कितने ही सेल्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। अब बताओ भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज कितना होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होते, तो टोटल ईएमएफ या फिर आप इफेक्टिव ईएमएफ कह लो वो ई का ई ही रहेगा। हाँ, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज कर जाते हैं रेसिस्टेंस, आपको पता होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं व्हेन वी कनेक्टेड द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में सबसे स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें मिलता है। तो स्मॉल आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, चूंकि आइडेंटिकल है तो आप सिंपली आर बाय एन का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप वो वाला याद करे ही होंगे, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये आप आर बाय एन यूज करो, यानी कि ई और आर बाय एन यही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए मिल रहा है फर्स्ट में ही, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एन आर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, लेकिन ई गलत है, ये नहीं होगा, एन ई आर एन भी नहीं होगा, एन ई आर एन आर भी नहीं। चलिए ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन कहता है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लीजिए के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि कभी भी आर इक्विवेलेंट के बारे में पूछे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपका आंसर होना चाहिए भाई डिक्रीज करता है, रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होता है उसमें आर की वैल्यू इंक्रीज करती है, आर एस की वैल्यू, और आर की आरपी का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, तो याद रहेगा, तो याद रखिएगा इसको, और इसका आंसर ढूंढ लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज करता है, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं
तो वो जाएगा बी। अरे देख लो ना, जैसे कि एक रेसिस्टेंस है आर, या इसको 4 ओम ले लीजिए, 4 ओम ले लीजिए। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/r = 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करोगे तो 4 और 1 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि हाफ। इससे छोटा इसका आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या, 2 ओम। 1/r को आप पलट दोगे लास्ट में, ठीक है, ये 1/r है ना, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4 + 4 ओम 8 ओम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज करेगा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अब। कहता है इन ए वेट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। तो वेट स्टोन ब्रिज कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से होते हैं, आप पढ़े होंगे। ये आपका P होता है, ये Q और ये R, ये रेसिस्टेंस बॉक्स से होता है, और ये S टर्मिनल है, P Q R S, और ये बीच में होता है गैल्वेनोमीटर डिवाइस, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो कहता है क्या कि बैटरी को अगर यहाँ फिट कर दें गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को यहाँ ले आए, तो क्या कोई चेंजिंग होगा, करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डायग्राम रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम डायग्राम रहेगा, इसलिए नॉट चेंज कहिएगा। क्या कहिएगा, नॉट चेंज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मीटर ब्रिज का भी क्वेश्चन आता है, मीटर ब्रिज में भी बैटरी का और गैल्वेनोमीटर के सिंबल को और या फिर इस डिवाइस को चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज। गैल्वेनोमीटर की जगह में बैटरी, और बैटरी की जगह में गैल्वेनोमीटर, या सेल की जगह में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह में सेल, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है विच ऑफ द मटेरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई आंख बंद करके मारने का, कॉपर होगा। कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते। कहता है क्या कि द किरचॉफ्स लॉ, फिर से आ गया, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देख करके अजीब लगेगा। बोलता द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समेशन आई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड लॉ ये है। भाई बोल दिया समेशन आई इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट लॉ है, एंड आपका समेशन आई आर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज या समेशन जो भी है दिया हुआ है, वो क्या है आपका स्टूडेंट्स, ये सेकेंड लॉ है। प्रॉब्लम 1 मिनट। हाँ तो स्टूडेंट्स क्या कहता है कि मैं पेन चेंज कर, हाँ तो हम लोग यहाँ थे क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर है ये। तो समीशन आई इज इक्वल टू जीरो कह रहा है स्टूडेंट्स, एंड समीशन आई आर जो कि समीशन ई भी हो कहते हैं हम लोग, ये जो है वोल्टेज एनर्जी के बराबर होता है। तो ऐसे में ये वेयर द सिंबल्स हैव कह भी रहा है देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड ऑन है, किस लॉ पर, और ये किस लॉ पर है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ जो है L1 लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और आपका जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ऑन है, तो देख लीजिए ना। कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन ए बोलता है चार्ज, और मोमेंटम नहीं, मोमेंटम पर नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये रिस्पेक्टिवली की बातें कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले नहीं होगा, पहले चार्ज होगा, दूसरा बाद एनर्जी होगा। ये आंसर सही है, लेकिन ऑर्डर इसका गलत है, पहले चार्ज होगा देन एनर्जी। तो ढूंढ लीजिए, देखिए आपको ऑप्शन डी मिलेगा, पहले चार्ज है एंड देन फिर एनर्जी, ठीक है। समीशन आई ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और आपका जो सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ऑन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड, कॉपर जो कि एक गुड कंडक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर जो कि एक गुड कंडक्टर है, और जर्मेनियम जो कि एक सेमी कंडक्टर है। पहले तो ये डिवाइड कर ले, ये समझ लें, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एंड कॉपर कंडक्टर है, कॉपर क्या स्टूडेंट्स, कंडक्टर है,
तो कहता है क्या कि दोनों को 50 डिग्री से 20 डिग्री में कन्वर्ट किया गया, ठंडा किया गया, यानी कि इसका टेम्परेचर को गिराया गया और इसके भी टेम्परेचर को गिराया गया। इसका टेम्परेचर बढ़ा गिराएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने उल्टा रिलेशन बताया, सेमीकंडक्टर में होता है, और कंडक्टर में टेम्परेचर गिराएंगे तो रेसिस्टेंस भी गिरेगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कहता है क्या कि कॉपर इंक्रीज रेसिस्टेंस विल, रेसिस्टेंस के बारे में पूछ भी रहा है क्वेश्चन में, तो कॉपर का इंक्रीज करेगा और इसका डिक्रीज करेगा। भाई देख लो ना, मैंने बोल दिया रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का इंक्रीज खोज लो। कॉपर का डिक्रीज करेगा, देखो यहाँ डिक्रीज डिक्रीज वाला इन दोनों में से कोई होंगे। यहाँ देखो जर्मेनियम डिक्रीज, ये गलत है, तो ये इंक्रीज, ये सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फिगर शोज द करेंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन करंट इज आई इज इक्वल टू, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि जंक्शन लॉ हम लोग इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 एम्पियर आया प्लस 2 एम्पियर आया, तो इधर कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 4 एम्पियर। जैसे यहाँ 4 एम्पियर आया तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट होता है, बस यही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। तो 2 एम्पियर आया प्लस 2 एम्पियर आया, 4 एम्पियर गया। अब 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर चला गया, बचा इधर 3 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर इधर आ रहा है। 3 एम्पियर इस पॉइंट पर जैसे आया तो डिवाइड हो गया, इधर 1.3 एम्पियर, और तो इधर कितना जाएगा, तो भैया बड़ा आसान है, 3 में से 1.3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.7। 10 में 3 गया 7, 2 में गया 1, 1.7 एम्पियर आंसर होंगे। ढूंढ लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलते, कहता है कि when the when three identical bulbs of 60 watt and 200 वोल्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। बोलता 3 आइडेंटिकल बल्ब्स है जिसका पावर प्रत्येक का 60 वाट है, एंड उनको वोल्ट, उनका जो रेटिंग है वो 200 वोल्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट। तो तीन गो रेसिस्टेंस जो है जिनका पावर दे दिया गया है R1 R2, जो कि सेम ही है, आप आर 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 ही लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, R1 ही लिख लो, R1 लेट कर लिए तो। और ये इसका रेटिंग तो दिया हुआ है, साथ ही साथ वोल्टेज भी दे दिया है क्या, 200 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, सबसे पहले R1 निकाल लो। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो यहाँ से यूज करेंगे हम लोग R1 इज इक्वल टू, सॉरी, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में P। ओके स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे हम लोग, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में P। तो यहीं से यूज कर लेंगे, यहीं से आया है। तो बी स्क्वायर यानी कि 200 बाय में 200, ठीक है, इसका भी रेटिंग दिया हुआ इसका, ठीक है, पावर और वोल्टेज, एंड पावर दिया हुआ 60, तो 0 0 काट लो, ये 10 टाइम्स में कट गया 2 से, और ये 3 टाइम्स में, यानी R1 आ गया 10 बाय में 3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 रेसिस्टेंस हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 10R1 हो जाएंगे, और सॉरी 3R1 हो जाएंगे, यानी 3 इंटू 10 बाई में 3 हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल हो गया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपको आ गया कितना, ओ सॉरी 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 स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हो ना मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, ये 200 इंटू 10 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2000। तो यहाँ पर 10 इंटू 200 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2000 ओम हो जाएंगे। अब जब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2000 ओम हो गया, तो ऐसे में, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तो निकालेंगे हम लोग टोटल पावर, टोटल पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, आर का इक्विवेलेंट। तो वी स्क्वायर और आर इक्विवेलेंट, तो ऐसे में कितना आ जाएगा आंसर आपका, सॉल्व कर लो ना, क्या जाता है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू है फिर से 200, चूंकि सप्लाई भी तो उतना ही किया था ना, 200 इंटू क्या 200, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 2000। तो 10 10 10 10 10 10 2 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स पावर आ गया 20 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, व्हाई इज द वेट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। तो आपको पता है, आइए ऑप्शन जरा शकल चेक चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं शकल चेक करके।
It is a null deflection method. It is based on Kirchhoff's law. It has 4 resistances. तो सही है. It does not involve Ohm's law. Ohm's law को इन्वॉल्व रहता ही है इसमें यार. लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसका है इट इज ए नल डिफ्लेक्शन मेथड. ये सब तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसका बेटर ऑप्शन है इट इज अ नल डिफ्लेक्शन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, तो नल डिफ्लेक्शन मेथड दैट मींस ये जीरो पर कांटा खड़ा हो जाता है ना इसका. तो पोटेंशियल क्या होता है, दो बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू के बीच में जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ये जीरो पर खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं पी बाय में क्यू को रेशियो के फॉर्म में आर बाय में एस के टर्म में. इज द पी क्यू आर एस. ठीक है, तो आराम से ये फाइंड हो जाता है. ये तो ये नल डिफ्लेक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, नेक्स्ट में कहता है क्या कि द रेसिस्टेंस इन ओम इन द फोर आर्म्स. फिर से वही फोर आर्म्स है पी क्यू आर एस. एक गैल्वेनोमीटर वेट स्टोन ब्रिज है. एज फॉलोज इन विच केस ब्रिज इज बैलेंस. किसमें बैलेंस होगा, तो भाई बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है कि पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस. तो कौन सा होगा, ये 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 2 2 3 4 भी नहीं होगा, 3 3 4 भी नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 4 4. एक मिनट स्टूडेंट्स, समथिंग प्रॉब्लम्स. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 4 4 4. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देख लो, जैसे कि 4/4 इजकल टू 4/4, ये 1 = 1. यस, आंसर आ गया. दिस इज द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सही आंसर है. 4:444. एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी था स्टूडेंट्स. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए वीडियो में. एंड नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्द इसका थर्ड चैप्टर भी लेकर के आ रहे हैं. बहुत जल्द, क्या आप, मुझे पता है आप लोगों का कल एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दें. बेस्ट ऑफ लक. एंड कंप्यूटर साइंस के देखने के बाद इसको भी देखें वीडियो को. एंड आपका जो यूनिट 3 है उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर लूंगा. वो भी तकरीबन 20-30 मिनट के होंगे, आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. लेकिन हाँ, इन सारे क्वेश्चंस में मार्क्स छुपे हैं. इनके आंसर्स को अच्छे से देख लें, कॉपी कर लें, समझ लें, रट लें, याद कर लें, कुछ भी करें, अच्छे मार्क्स जरूर लाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.